हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 अगस्त 1947 को रात 11 बजे से ही भारत की स्वतंत्रता दिवस का उत्सव शुरू हो गया था। पहले वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। आधी रात को शुरू हुआ ये जश्न अगले दिन भी जारी रहा, लेकिन इस पूरे जश्न से गांधी जी नदारद थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध के बावजूद वो स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल नहीं हुए। गांधी जी राजधानी में चल रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह की चमक दमक से 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भाव लाने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी आजादी की रोशनी में नहा रही दिल्ली से दूर कलकत्ता में लाशों के बीच सुबक रहे थे। पानी पानी लो भाई, पानी पी लो। उठो भाई, पानी पी लो। बापू, इसके प्राण निकल गए हैं बापू। अब ये जीवित नहीं है। अगर मुझे तनिक भी एहसास होता कि हमें स्वतंत्रता की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं कभी भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं करता। मैं स्वतंत्रता के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करता। हिंसा तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लगभग 1 साल पहले, और वो कलकत्ता से शुरू हो चुकी थी। 16 अगस्त 1946 से शुरू हो चुकी थी। कलकत्ता में हुई, उसके बाद ये नोआखाली वगैरह में हुई, फिर बिहार में हुई, फिर इधर उत्तर प्रदेश में ये गढ़गंगा में हुई, मुंबई में हुई ये, और उसके बाद पंजाब में 5 मार्च 1947 को, 5 मार्च यानी 3 जून से 3 महीने पहले सारे पंजाब में एक साथ हिंसा शुरू हुई थी, सारे पंजाब में। और उससे पहले दिसंबर 1940 और जनवरी 1943 ये महीना भर सीमा प्रांत के हजारा जिले में हुई है, और उसमें हजारों महिलाओं ने कुओं में कूद कर आत्महत्या की है। तो हिंसा बहुत पहले से हो रही थी। ये नहीं कि ये एक भ्रम निर्माण किया गया है कि उसके बाद हिंसा तो पहले से चल रही थी। इस हिंसा के से डर कर ही कांग्रेस के बाकी लोग जो थे उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। पटेल ने भी इसलिए स्वीकार किया है कि हिंसा इतनी हो रही है और इसलिए इसका
क्या तरीका है रोकने का? तो कोई तरीका नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि ये मुसलमानों को अलग दे दो पाकिस्तान, तो वो अलग हो जाएंगे। तो उससे यह है कि भाई बाकी हिंदुस्तान में तो हिंसा नहीं होगी। पटेल ने भी इस नाते से किया। महात्मा गांधी जी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत विभाजन का विरोध किया था। उनका देश विभाजन के विचार का विरोध उस समय भी जारी था जब कांग्रेस कार्य समिति ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने की हामी भर दी थी। महात्मा गांधी ने 2 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। वहां भी उन्होंने साफ कहा कि मैं भारत विभाजन के संबंध में कार्य समिति के निर्णय से सहमत नहीं हूं। इसी दिन महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने पत्र में लिखा, भारत के भावी विभाजन से शायद मुझसे अधिक दुखी और कोई नहीं होगा। मैं इस विभाजन को गलत समझता हूं और इसलिए मैं इसका भागीदार कभी नहीं हो सकता। लेकिन उनके लाख प्रयासों के पश्चात भी विभाजन के साथ देश स्वतंत्र हो गया और महात्मा गांधी को अपना आदर्श बताने वालों ने बिना महात्मा गांधी के स्वतंत्रता का उत्सव भी मना लिया। लेकिन महात्मा गांधी विभाजन की विभीषिका में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे और उनके सवालों के शूल भी लगातार झेल रहे थे। गांधी जी, आपने तो कहा था विभाजन नहीं होगा और होगा तो मेरी लाश पर होगा। गांधी जी, विभाजन हो गया और लाशें भी उन लोगों की गिरी जिन्होंने आपके वक्तव्य पर विश्वास किया था कि विभाजन नहीं होगा। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें पाकिस्तान मिल गया है। पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने अपना गुस्सा भी निकाल लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि दंगे आगे बढ़ेंगे। जिन्ना ने भी कहा है कि पाकिस्तान में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों का आदर होगा। वो आप लोगों की भी उचित व्यवस्था करेंगे, उचित सम्मान देंगे। मुझे ऐसा लगता है। गांधी जी ने भारत का जो विभाजन का विरोध किया वो केवल प्रेस में किया, स्टेटमेंट में किया, व्यावहारिक नहीं किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। लगाते ना अपनी जान को बाजी पर। मस्जिदों में शरणार्थी हैं, उनको निकाला जाए, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिया जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। अब भारत का विभाजन हो रहा है, इस पर गांधी जी बड़े शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसका क्या अर्थ है? कोई 55 करोड़ रुपया और भारत का विभाजन, ये दो क्या समान हैं? इसका मतलब है गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना को ज्यादा महत्व दिया और भारत का विभाजन उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस के साथ स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन गांधी जी को जैसी आशा थी रक्तपात रुक जाने की, ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि दोनों देशों को स्वतंत्र तो कर दिया गया था, लेकिन विभाजन के बाद कौन सा हिस्सा किस देश में जाएगा, इसका फैसला हुआ भारत की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा के माध्यम से। भाई सेक्शन 7 के अनुसार सब फ्री हो जाएंगे, लेकिन फ्री हो जाएंगे तो क्या 2 प्रिंसली स्टेट वीजा लेकर एक दूसरे में जाएंगे? फ्री का मतलब तो सॉवरेन हो गया, तो वीजा लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या भारत में 650 रियासतों के 650 वीजा बनेंगे और इधर ब्रिटिश इंडिया का अलग बनेगा?
तो भारत में जब ये आया और हमने जब इसको पास किया तो हमने क्लॉज जोड़ लिया और हमने उसमें क्लॉज जोड़कर उनको एग्री किया कि ये ब्रेक तो हो जाएगा बट इट विल बी कॉन्टिन्यूड विद द डोमिनियन ऑफ इंडिया. All agreements will be continued with the dominion of India unless until make the new formula. तो ये रिलेशन कंटिन्यू रहेंगे जब तक नया फार्मूला नहीं आ जाता. अब नया फार्मूला आने की बात उसमें जो आई वो ये आई कि भाई इनको कैसे एक्सीड करोगे. तो 25 जुलाई सन 1947 को एक बैठक ली माउंट बैटन में. 25 जुलाई 1947 यानी कि अभी 15 अगस्त दूर है. और उसने प्रिंसली स्टेट्स का चैम्बर हुआ करता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को बुलाकर बात करी. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जा चुकी थी पटेल के पास और पटेल का पत्र ही पढ़ना था गवर्नर जनरल को, क्योंकि इंतरिम सरकार हम बना चुके हैं. इंतरिम सरकार बना चुके हैं तो गवर्नर जनरल अब फुल फ्लैश नहीं खेल सकता, अब तो उसको हमारे साथ करना पड़ेगा. तो पटेल ने क्या किया कि जो माउंटबेटन ने प्लान पढ़ा एक्सेशन का उसमें उन्होंने ये क्लॉज डलवा दिया, ऑल प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सीड ईदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. ये एक लाइन डालती है, यानी कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत या पाकिस्तान में से एक के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि बाउंड्री लगनी चाहिए. तो हैदराबाद, भोपाल ये सब मुंह धोए बैठे थे कि हम जाएंगे पाकिस्तान. अब इससे पहले एक और घटना हो गई, वो ये हो गई, घटना से मतलब एक स्टेज आई, वो ये आई कि भाई ये प्रिंसली स्टेट तय कैसे करेंगे. तो जिन्ना और कांग्रेस इन दोनों के बीच की बात है. कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने कहा कि नाउ द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट विल डिसाइड, लोग तय करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है. ये हमारा ओरिजिनल प्रस्ताव था. जिन्ना ने उसको माना नहीं, उसने कहा ना द रूलर विल डिसाइड. अब दोनों के बीच में हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मान लिया कि रूलर विल डिसाइड. और उसके पीछे का कारण उसका यह था कि उसको लग रहा था कि 650 में से 100 में मुसलमान बैठे हैं या थोड़े कम ज्यादा, तो ये मुसलमान जो हैं भारत के अंदर ये पाकिस्तान हो जाएंगे, तो हमको 2 पाकिस्तान मिलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर 100 पाकिस्तान. भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अंग्रेजों ने ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ को सीमा आयोग का नेतृत्व करने के लिए चुना. हालांकि सिरिल रैडक्लिफ ने इससे पहले कभी भारत की यात्रा नहीं की थी, न ही उन्हें इस क्षेत्र के भूगोल और संस्कृति का ही कोई ज्ञान था. सिरिल रैडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे और भारत पहुंचने के बाद वो माउंटबेटन से मिले. माउंटबेटन ने रैडक्लिफ को सीमा पर फैसला करने के लिए सिर्फ 5 सप्ताह का समय दिया. रैडक्लिफ ने इतने बड़े काम के लिए 5 सप्ताह के समय को अपर्याप्त बताया, लेकिन माउंटबेटन जल्दबाजी में थे. उन्हें तो वापस जाकर ब्रिटिश नौसेना में रियर एडमिरल बनना था, इसलिए उन्होंने रैडक्लिफ को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया. भारत पाकिस्तान विभाजन की सीमाओं को तय करने के लिए 2 आयोग बनाए गए, बंगाल विभाजन आयोग और पंजाब विभाजन आयोग. दोनों आयोगों के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे और प्रत्येक सीमा आयोग में 5 लोग थे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 2-2 सदस्य उसमें शामिल थे. बंगाल सीमा आयोग में न्यायमूर्ति सीसी बिस्वास, बीके मुखर्जी, अबू सालेह मोहम्मद अकरम और सारा हमान शामिल थे. पंजाब आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, तेजा सिंह, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे. लेकिन आयोग के सदस्यों में भी आपस में उतना ही अविश्वास था जितना हिंदू सिखों का उन परिस्थितियों में मुसलमानों को लेकर था. सीमा विभाजन आयोग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनेताओं को दिया गया समान प्रतिनिधित्व संतुलन प्रदान करने के स्थान पर गतिरोध पैदा कर रहा था. रिश्ते इतने पक्षपातपूर्ण थे कि न्यायाधीश
एक दूसरे से बात करना तक गवारा नहीं करते थे। ऐसे में स्थिति उस समय और बदतर हो गई जब लाहौर में सिख न्यायाधीश की पत्नी और 2 बच्चों की रावलपिंडी में मुसलमानों द्वारा हत्या कर दी गई। पंजाब और बंगाल के बारे में ये तय किया गया कि जो हिंदू ज़िले हैं, हिंदू बहुमत वाले ज़िले इधर और मुस्लिम बहुमत वाले ज़िले उधर, ये एक मोटी बात मोटी थी। फिर इसके साथ साथ ये भी था कि रेवेन्यू कहाँ है, कि किसका ज़्यादा है, कहाँ हिंदू रेवेन्यू और मुस्लिम रेवेन्यू वगैरह वगैरह, ये कई ऐसे पक्ष थे। तो अब इसमें जो इधर का मैं लेता हूँ पंजाब का, पंजाब में पहली बात तो ये है कि ये चेयरमैन तो बना दिया गया उसको, बाउंड्री कमीशन का। उसने बाउंड्री कमीशन की एक भी बैठक नहीं की, एक भी बैठक नहीं हुई। ये बात ध्यान, वो अपरिचित था, अलग चीज है, लेकिन जो नीचे की मशीनें 8 जजेस थे, उनकी बैठक करता, या पंजाब के बारे में कितना निर्णय तो पंजाब के जो 4 थे इनका करता, बंगाल में तो बंगाल के जो 4 थे उनका करता। वो तो वार्ता हुई ही नहीं कहीं भी, और अंत में उसने निर्णय दे दिया। सीमा विभाजन आयोग के सदस्यों और बाहर भारत पाकिस्तान के आम नागरिकों के बीच बनी स्थिति लगातार असहनीय होती जा रही थी। ऐसे में रेडक्लिफ ने सभी निर्णय खुद लेने शुरू कर दिए। रेडक्लिफ के पास समय कम था। इस कम समय को मान मनोबल में गंवाने के स्थान पर वो इस समय का प्रयोग भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाले स्थानों को चिन्हित करने में करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने किस क्षेत्र में किस धर्म के लोगों का बहुमत है, इसको विभाजन का आधार बनाया। इसमें एक त्रुटि ये हो गई कि हिंदुओं और सिखों को अलग अलग धर्म मानकर गिनती की गई, जिससे लाहौर पाकिस्तान में चला गया। दरअसल लाहौर में हिंदुओं और सिखों की संपत्ति ज्यादा थी। वो सरकार को टैक्स भी ज्यादा देते थे। इस हिसाब से लाहौर भारत को मिलना चाहिए था। लाहौर में रहने वाले संभ्रांत हिंदुओं और सिखों को लगता भी ऐसा ही था, इसलिए वे बेखौफ लाहौर में डटे रहे। ये बात सियालकोट पाकिस्तान में जन्मे भारत के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से विभाजन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले सिरिल रैडक्लिफ ने कही थी। इस बात का जिक्र कुलदीप नैयर ने अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में लिखी है। जगह जगह से और अधिकार मिल गया उनको कि अब तुम निकलो, ये पाकिस्तान है हमारा, अब तुम लोग निकलो, तो या तो मार दो या निकल जाओ। तो जगह जगह ये चालू हो गया। 15 अगस्त 1947 तक 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, और 10 लाख लोग 15 अगस्त 1947 के बाद मारे गए। ये माउंटबेटन ने तर्क दिया है, ये कुतर्क था कि वो सेंटीमेंट्स न बने, इसलिए ये मैंने बाद में किया। वास्तव में ये उसका गलत है, ये कुतर्क था, तर्क था ही नहीं। अगर जब किया, जब आपने बनाया है सीमा आयोग, तो सीमाओं की घोषणा पहले करो, तो लोग उसके हिसाब से करते। सीमाओं की घोषणा पहले करना एक चीज़, और उसके साथ ही कोई गड़बड़ ना हो उसकी व्यवस्था करना, व्यवस्था भी तो ना। सारी सेना तो माउंटबेटन के अंतर्गत थी। मुस्लिम दंगाइयों ने लाहौर के नामी गिरामी हिंदुओं और सिखों पर हमले तेज कर दिए। इनमें शामिल था सर गंगाराम का परिवार। सर गंगाराम की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है
कि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, बावजूद उनके परिवार पर हमला हुआ। दयाल सिंह कॉलेज बनाने वाले दयाल सिंह मजीठिया के वंशजों पर हमला किया गया। इसके बाद लाहौर के प्रभावशाली सिखों और हिंदुओं ने लाहौर शहर छोड़ दिया। रेडक्लिफ ने 2 भारतीयों मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह और 2 पाकिस्तानियों दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर की मदद से जैसे तैसे अपना काम पूरा कर लिया और 12 अगस्त 1947 को ही एक सील बंद लिफाफे में भारत पाकिस्तान का नया नक्शा माउंटबेटन को सौंप दिया गया। लेकिन माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को अपना अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारत और पाकिस्तान के लोग इस नए नक्शे से निकलने वाले सदमे से गुजरे। इसलिए यह नक्शा 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया। भारत पाकिस्तान का नक्शा सार्वजनिक होने के बाद पहले ही से चले आ रहे सांप्रदायिक दंगों ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसके बाद रक्तपात का ऐसा दौर चला कि वो रक्तपात लाखों जिंदगियों को लील गया और बना विश्व के सबसे बड़े पलायन का कारण। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।